नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विश्व स्वास्थ्य सभा के 18वें सत्र के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के महत्व पर अपने विचार किए साझा। आयुष्मान भारत योजना का किया जिक्र, कहा भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालक, लाखों लोगों के पास है यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी। आतंक के गढ़ पाकिस्तान की अब वैश्विक मंच पर खुलेगी पोल। पहले चरण में संजय झा, कनिमोई और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन को विदेश सचिव ने किया ब्रीफ। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी बने प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल भी रहेगी जारी। आज सुनवाई के दौरान खजुराहो का जिक्र। सीजेआई बोले एएसआई संरक्षण में होने के बाद भी वहां होती है पूजा। विकसित भारत के लिए जरूरी है रेगुलेशन और स्वतंत्रता का संतुलन। सीसीआई की वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के विजन के लिए नवाचार, समान अवसर और बदलते बाजार की जरूरतों को समझने पर दिया जोर। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान पर दिया जोर। कहा भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कृषि को $1 ट्रिलियन का हासिल करना होगा लक्ष्य। और सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रधानमंत्री के संदेश की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का विषय स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, भारत के वैश्विक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो एकजुटता और समग्र कल्याण की भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने समावेशी सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल से भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराए जाने की बात कही। With telemedicine, nobody is too far from a doctor. Our free telemedicine service has enabled over 340 million consultations. Friends, due to our initiatives, there has been a heartening development. The out-of-pocket expenditure as percentage of total health expenditure has fallen significantly. At the same time, government health expenditure has gone up considerably. और प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ देशों के सामने स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती की बात कही। उन्होंने कहा कि संवेदनशील वर्ग को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का दायित्व है। The health of the world depends on how well we care for the most vulnerable. The global south is particularly impacted by health challenges. India's approach offers replicable, scalable, and sustainable models. We would be happy to share our learnings and best practices with the world, especially the global south. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए आज संसद में भारत की तरफ से विभिन्न देशों को जा रहे 3 प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को विदेश सचिव की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोई की अगुवाई वाले 3 दलों को आज ब्रीफिंग दी गई। ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से आज 3 दलों को ब्रीफिंग दी गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बात की जानकारी कई तथ्यों और उदाहरणों के साथ दी गई कि बीते कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका रही है, चाहे मुंबई आतंकी हमला हो या संसद पर हुआ आतंकी हमला। ब्रीफिंग में यह तय किया गया
कि अब दुनिया को यह बात साफ करनी है कि भारत किसी भी आतंकी घटना पर चुप बैठने वाला नहीं है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए कई दस्तावेज भी लेकर जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को संरक्षण देने और उसको मदद देने का जिक्र है। दुनिया के देशों को यह संदेश भी दिया जाएगा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचे को खत्म करने था। भारतीय सेना पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है। बैठक में पाकिस्तान के द्वारा भारत के नागरिक ठिकानों और धार्मिक स्थलों पर हमले की कोशिश का जिक्र भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तथ्यों को सामने रखते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को बताया कि कैसे पाकिस्तान दुनिया के सामने झूठ परोस रहा है और ऑपरेशन सिंदूर का सच दुनिया के सामने रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी से अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को भेजने पर सहमत हो गई हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस प्रतिनिधिमंडल से दूरी बना ली थी। पहले टीम में यूसुफ पठान का नाम शामिल किया गया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद इस मामले में ममता बनर्जी से बात की थी। उन्होंने टीएमसी की तरफ से प्रतिनिधि को लेकर फैसला लेने की अपील की थी। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में राजभवन में यूनिफाइड कमांड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ ब्रिगेड की भूमिका पर चर्चा की। ब्रिगेडियर ने कहा कि पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा नहीं बल्कि उसका मुख्य आधार था। पहलगाम हमले का जवाब भारतीय सेना ने सोच समझ के साथ दिया। जब पाकिस्तानी सेना ने नागरिक क्षेत्रों को अंधाधुंध तरीके से निशाना बनाकर हमला करना शुरू किया, तब भारतीय सेना ने निर्णायक रूप से उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना को सिर्फ संख्या में ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि मनोबल पर भी गहरी चोट मिली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ब्रिगेडियर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ कुछ समय के लिए स्थगित है। पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु रक्षा प्रणाली का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। हमारे स्वदेशी और वायु रक्षा प्रणाली के एकीकृत कमान ने पाकिस्तान से आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया। S-400 के अलावा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी मिसाइल, एंटी क्राफ्ट गन, एयर आकाश तीर जैसे नवीनतम आयुधों से सुसज्जित है। कैसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है और कैसे ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन रहा है, एक ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। पाकिस्तान ने हमास के तर्ज पर इस बार सैकड़ों की तादाद में ड्रोन हमले किए। ड्रोन जो चलाए गए पाकिस्तान से वो तुर्की के थे, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उन सभी ड्रोन को किसी भी तरीके से धरती पर पहुंचने के पहले इसी हमारे कारगर एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से आकाश में ही ध्वस्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आकाश तीर, सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पेचोरा और साथ ही साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के जो DRDO द्वारा स्थापित किए गए संयंत्र हैं। आकाश मिसाइल के साथ साथ अन्य S-400 जैसे सुदर्शन चक्र जो कि हमारे समूचे एयर डिफेंस सिस्टम को अभेद्य बनाते हैं। और ऐसे ही एक एयर डिफेंस सिस्टम पर है जहां पर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये AD रडार दुश्मन के परिक्षेत्र से आने वाले किसी भी हवाई ऑब्जेक्ट को, किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को
किसी भी मौसम में, किसी भी समय में पूरी तरीके से उसको ट्रैक कर लेने में और ट्रेस कर लेने में सक्षम है। ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, उसको ध्वस्त कर देते हैं। जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे, उनका सर्विलेंस फीड किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है, और जितने भी एरियल टारगेट्स इस लोकेशन से ऊपर गए हैं, उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। इसकी जो बैटल फील्ड टेस्ट होनी थी वो हो गई है और उस पर यह बहुत खरा उतरा है। तो यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम है। इंटीग्रेटेड और अपग्रेडेड हमारा L-70 एयर डिफेंस सिस्टम, तो निश्चित तौर से अगर देखें तो इस ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने की सीमा नहीं पार की है, जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों की तरह हमास के पैटर्न पर सैकड़ों की संख्या में हमारे हवाई परिक्षेत्र में ड्रोन और मिसाइलें भेजी, उसको ध्वस्त कर दिया है, तो केवल और केवल हमारे इसी अभेद्य वायु रक्षा प्रणाली में। ये फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि एक ऑल वेदर फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नजदीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को सटीकतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये प्रमाण है हमारी स्वदेशी ऊर्जा का, स्वदेशी मेधा का और हमारे स्वदेशी जवानों के जज्बे का कि ऑपरेशन सिंदूर में इसने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। आज हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए, हमने 3 पर जवाब दिए, लेकिन पक्षकारों ने इन 3 मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 ही मुद्दों पर फोकस रखे। मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं है, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। वहीं कोर्ट ने पूछा कि क्या वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले से था। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत कानून में पहले से थी, पर ऐसा पहले नहीं था कि रजिस्ट्रेशन ना होने पर उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म कर दिया जाए। कोर्ट ने सिब्बल की इस दलील को रिकॉर्ड पर लिया। सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान सैकड़ों वर्षों से है। अयोध्या फैसले में इस प्रावधान को अहमियत दी गई है। सिब्बल ने साथ ही कहा कि नए कानूनों में प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति 5 वर्ष से पहले वक्फ नहीं कर सकता। यह प्रावधान पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आमतौर पर कोर्ट किसी विधेयक के अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगाती है। ऐसा केवल तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वालों का केस बहुत मजबूत हो। सिब्बल ने इस पर कहा कि नए कानून में कोई भी व्यक्ति वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है। इस स्थिति में डीएम पहले ही यह मानकर जांच करेगा कि यह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अहमदाबाद नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अहमदाबाद नगर निगम ने चंदोला क्षेत्र में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। अहमदाबाद नगर निगम की टीम 3 शिफ्ट्स में काम करके इस अभियान को पूरा करने वाली है। अतिक्रमण हटाने का काम करीब 3 से 4 दिनों तक चलेगा। कार्रवाई के दौरान इलाके में एसआरपी की 25 कंपनियां और 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
अतिक्रमण हटाए जाने की प्रक्रिया अगले 3 से 4 दिनों तक चल सकती है। आपको बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस ने चंदोला झील क्षेत्र के पास बनी अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। और दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित रही। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि विनियामक मंजूरियों में देरी से अनिश्चितता पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि सीसीआई को ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे और बेवजह की रोक-टोक से भी बचा जा सके। In today's interconnected and fast-paced economy, delays in regulatory clearance can lead to uncertainty, disrupt commercial timelines, and potentially erode the intended value of transactions. It is therefore imperative that regulatory frameworks, while maintaining rigorous oversight, also facilitate swift and seamless approvals for combinations that pose no harm to competition. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाजार में सभी के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण और विनिवेश की संभावनाएं होनी चाहिए। उन्होंने उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के सिद्धांतों का भी जिक्र किया। India's ongoing structural reforms, whether it is asset monetization, disinvestment, and digital public infrastructure, all are geared towards unlocking market potential and deepening competition. In the same vein, regulators must be guided by the principle of minimum necessary, maximum feasible in order to balance regulatory vigilance with a pro-growth mindset. Again, in this year's budget, I had announced that the requirements and the procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized, and the scope for fast-track mergers will also be widened and the process be made simpler. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री के स्वागत के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उमड़ी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में 724 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास और नवनिर्मित पुलिस लाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक भी नागरिक को छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, और आज पाकिस्तान दुनिया में गुहार लगा रहा है कि एक बार बख्श दो। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही पिछली पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। शाम होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटियां सुरक्षित थीं, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी कि पता नहीं अब क्या होगा। यह था समाजवादी पार्टी का दौर। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था।
उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से रूबरू करा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, शराब घोटाला मामले में झारखंड के आईएएस विनय चौबे गिरफ्तार हुए हैं। यह अभी की खबर है। ब्रेकिंग न्यूज, शराब घोटाला मामले में झारखंड के आईएएस विनय चौबे गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की है। सीएम हेमंत सोरेन के सचिव रह चुके हैं विनय चौबे और इसके साथ ही उत्पादन सचिव रहते उत्पाद नीति में फेरबदल कर सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने का आरोप है विनय चौबे पर। तो विनय चौबे आईएएस की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की है। शराब घोटाला मामले में झारखंड के आईएएस विनय चौबे गिरफ्तार। झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद विनय चौबे आईएएस को गिरफ्तार किया है। सीएम हेमंत सोरेन के सचिव रह चुके हैं विनय चौबे और विनय चौबे उत्पादन सचिव रहते हुए उन्होंने उत्पादन नीति में फेरबदल कर सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। और इस मामले में ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आई है। इस मामले में ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की है। शराब घोटाला मामले में झारखंड के आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार किया है झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पूछताछ के बाद। तो झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने लंबी पूछताछ की थी आईएएस विनय चौबे से और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाला मामले में झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एसीबी ने आज आईएएस अधिकारी विनय चौबे को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले आज सुबह चौबे को उनके रांची स्थित आवास से एसीबी की टीम पूछताछ के लिए अपने कार्यालय ले गई थी। विनय चौबे पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव के साथ साथ उत्पाद विभाग के सचिव भी रह चुके हैं। आईएएस अधिकारी पहले से ही ईडी के राडार पर थे। विनय चौबे छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी आरोपी हैं। तो आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन के सचिव रह चुके हैं विनय चौबे। और अगली खबर, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की छठी बैठक का आयोजन नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में किया गया और इस बैठक में बोर्ड के उद्देश्यों को पूर्ण करने और छोटे व्यापारियों के कल्याण के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही बजट में व्यापारियों के लिए क्रेडिट लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किए जाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बजट में 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स फ्री देने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया गया। बैठक में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंघी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य की सराहना करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शपथ ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भारत के प्रख्यात खगोल शास्त्री और विज्ञान लेखक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का आज पुणे स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए लिखा, डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
वे खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक महान व्यक्तित्व थे। उनके अग्रणी कार्य, विशेष रूप से सिद्धांतों के विकास में दिए गए योगदान, आने वाली पीढ़ियों के शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। वे केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक संस्थान निर्माता भी थे, जिन्होंने शिक्षण और नवाचार के केंद्रों की स्थापना कर असंख्य युवा प्रतिभाओं को मार्गदर्शन दिया। इसके साथ ही उन्होंने विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके लेखन ने जटिल वैज्ञानिक विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर विज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। इस शोक की घड़ी में उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।